हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स देखेंगे, ग्लोबल इंडाइसेस की बात करेंगे, रुपी, डॉलर, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सब एनालिसिस करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्ते में मार्केट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। इसके अलावा जो लास्ट वीक में इंपॉर्टेंट न्यूज आई है उसकी भी एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या मार्केट ने अपनी बॉटम लगा ली है या करेक्शन यहाँ से बढ़ने वाली है। क्या हम 14,500 की तरफ बढ़ रहे हैं या हम 18,600 की तरफ ऑल टाइम हाई को अप्रोच करने। ये कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपना आपको व्यू बता दूं, जो मैं पिछले कई हफ्तों से आपको बता रहा हूं। मेरा मानना है कि 15,200 के आसपास मार्केट की अपनी फाइनल बॉटम लगा ली है और ये लेवल हम रिटेस्ट नहीं करने वाले हैं। ये एनालिसिस दोस्तों हमने तभी कर ली थी जब मार्केट 15,400-500 के आसपास थी। तभी हमने ये मान लिया था कि बॉटम लग चुकी है। तो अभी हम लोग जब 16,200 के आसपास है तो वी आर इन अ क्वाइट कंफर्टेबल पोजीशन, जब मैं आपको बोल सकता हूं कि मार्केट ने अपनी बॉटम लगा ली है और वो लेवल आपको बहुत जल्दी नहीं दिखने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो रिस्क रिवॉर्ड है फिलहाल इंडियन स्टॉक मार्केट में, अगर थोड़ा सा आपका व्यू लंबा है तो ये 1:10, 1:100, 1:इंफिनिटी है। लोग मुझे पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब सिंपल सा है दोस्तों, आज आप 16,200 पे हो। मेरा मानना है कि हम 15,200 को भी नीचे नहीं काटने वाले। तो आप देखिए, नीचे जाने को अपने पास 1,000 पॉइंट है और ऊपर आने को इनफाइनाइट है। आज हम 16,000 पे हैं। अपनी लाइफ में आप 25,000 भी देखोगे, 50,000 भी देखोगे, 1 लाख भी देखोगे। निफ्टी तो ऊपर अनलिमिटेड रिस्क है, नीचे बहुत कम डाउनसाइड है। इसके लिए मैं बोलता हूँ 1:10, 1:100 का इंफिनिटी का रिस्क रिवॉर्ड है। बस आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, अच्छे स्टॉक लीजिए और सुकून से बहुत अच्छा इस मार्केट में पैसा बनाइए। अब बहुत सारे लोगों का पिछले वीक में मुझे क्वेश्चन आया कि सर आपको मार्केट में डर नहीं लगता, इतना कुछ हो रहा है और आप पॉजिटिवली आते हो और बताते हो कि मार्केट का बॉटम लग गया, डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा वैसा बहुत कुछ हो रहा है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा दोस्तों इनके लिए जवाब है कि भाई डर तो सबको लगता है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो आपको जब मार्केट गिरती है तो आपको डर लगना लाजमी है, टेंशन होना लाजमी है, नींद ना आना लाजमी है। अगर आपके पास सच में बड़ा पोर्टफोलियो है तो ये हमारे साथ भी होता है और हर मार्केट पार्टिसिपेंट के साथ होता है। अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब है कि आप मार्केट को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो, या फिर आप उतने इन्वेस्टेड हो, मतलब उससे ज्यादा आप इन्वेस्टेड हो सकते हो, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अंडर इन्वेस्टेड हो, तभी आपके साथ सिचुएशन है, आपको कोई टेंशन नहीं है। और सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर अमीर बनना है तो टेंशन तो लेना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, टेंशन लेना पड़ेगा। जब मार्केट गिरेगी तो सब बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा सब कुछ खत्म हो चुका है, हम बहुत गलत जगह पे आ चुके हैं, एकदम फीलिंग आनी ही है। और जब मार्केट अच्छा होता है तो सब ऐसा लगता है हम ही राजा हैं, सब कुछ मतलब हमारी तरह से हो रहा है। ये होता ही है, ये मार्केट का नेचर ही है और आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। जब आप ये चीजों को सह लोगे तभी आप इस मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना लोगे। इंसान का एक नेचर होता है कि हम लोग ना शॉर्ट टर्म में ना बहुत चीजों को ओवर एस्टिमेट करते हैं और लॉन्ग टर्म में हमेशा चीजों को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसका क्लियर मतलब है कि जो हम देख रहे हैं एक्चुअली कि जो अभी न्यूज चल रही है, रशिया यूक्रेन का वॉर, एफआईएस का सेलिंग, इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सब चीजें हमारे दिमाग में जो शॉर्ट टर्म में इतनी घुस जाती है ना, हमें ऐसा लगता है कि इस मार्केट में कभी तेजी आने वाली ही नहीं है, ये जो मंदी है वो परमानेंट है। और जब मार्केट चलती रहती है ना तो हमें लगता है ये जो तेजी है वो हमेशा चलती रहेगी। तो शॉर्ट टर्म में ये जो चीजें हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है, इसलिए हम इसके दूर देख ही नहीं पाते। तो आपको अपने हमेशा एनालिसिस में सब चीजों को जोड़ के देखना है। मेरे ख्याल से ये जो भी चीजें हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर, एफआईएस की सेलिंग, रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये सब चीजें प्राइस्ड इन है और हम यहाँ से ऊपर जाने को तैयार हैं। इनफैक्ट पिछले वीडियो में, लास्ट वीक में मैंने एक रिसेशन पे वीडियो बनाया था कि क्या हालात है। अगर आप देखोगे ना तो आप समझिए कि हम लोग एक बहुत ही सही जगह पे हैं ग्रोथ करने के लिए और बहुत अच्छा हमारा देश परफॉर्म कर रहा है। प्रॉब्लम एक्चुअली यूएस में है, यूरोपियन कंट्रीज में है, जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है क्योंकि रिसेशन के टाइम पे वहां पे बहुत ज्यादा कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा छापा गया। इसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में मिसमैच हो चुका है। इसकी वजह से वहां पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है। मतलब ये पूरा खेल है एक्चुअली जो रिसेशन आ रहा है, और वैसी सिचुएशन हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो हमको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, क्रूड ऑयल। अगर वो सेटल हो जाता है तो हमारा जो देश है, हमारी जो इकोनॉमी है, बहुत अच्छी जगह पे एकदम फ्लाई करने को तैयार है। यहाँ पे भी हम लोग 7% की इस साल भी ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्टेड है, जबकि पूरी दुनिया रिसेशन की बात कर रही है। तो हमारे लिए दोस्तों कुछ भी बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है। ये क्रूड ऑयल एक दिन सेटल हो जाएगा, रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म हो जाएगी और अब नई तेजी के लिए तैयार हो जाएंगे। अब अगर दोस्तों मार्केट की बात करें तो मार्केट अगर आप देखोगे तो हम 16,200 के आसपास है। जब हम लोग 15,400-500 के आसपास थे तभी मैंने आपको बताया था कि 16,200 के आसपास के लेवल एक ऐसे लेवल बन जाते हैं
जहां पे एक कंजेशन जोन है और जहां पे जाके मार्केट को रुकावट मिलनी ही है। अब जब हम उस लेवल के आसपास आए तो मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है। अब देखते हैं चार्ट पे चल के कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो ये लेवल आप क्लियर देख सकते हो दोस्तों, 16,200 के आसपास है। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्लियर एक वन साइडेड रैली हुई है 1000 पॉइंट्स की, करीब करीब 15,200 का लो लगाया और हमने करीब करीब 16,200 के आसपास है। एक सीधी लाइन यहाँ पे 1000 पॉइंट की हुई है। तो इसका क्लियर मतलब है कि इसके बाद यहाँ पे अगर हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। मतलब 16,200, 300, 400 ये कंजेशन जोन है, यहाँ पे रुक सकते हैं, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है और थोड़ा सा कम डिप भी ले सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे ये जो रेंज है 16,000 के आसपास के लेवल जो थे 15,800 से 16,000 के आसपास, एक्चुअली हमने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा वक्त गुजारा। मेरा ये मानना नहीं था कि इतना वक्त गुजरेगा, तो इसके लिए ये जो ऊपर में, अब जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे वक्त गुजार भी सकते हैं, वक्त नहीं भी गुजार सकते हैं। अगर ये यहाँ से सीधा निकल जाता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब हमने इतनी बड़ी चाल ली है तो एक छोटा सा करेक्शन, छोटी सी डिप यहाँ पे जरूरी है। 16,200 के आसपास हम लोग हैं। अगर आपको 15,800 से लेकर 16,000 के बीच में, टू बी वेरी स्पेसिफिक 15,900 के आसपास, अगर आपको निफ्टी वापस एंट्री का मौका मिलता है और निफ्टी डिप करती है तो वहां से समझिए एक सीधी खड़ी चाल आएगी आपको, जो आपको ये लेवल तक बिल्कुल लेके जाएगी, जो 16,800 तक, 16,200 के आसपास है। मैं चाहता हूं यहां से एक डिप आए, छोटी सी डिप आए, क्योंकि इतना जब प्रॉफिट हुआ है लोगों को, एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अगर आती है और मार्केट यहां से 100-200 पॉइंट की आपको डिप देती है, 200-300 पॉइंट की, 15,800 से 16,000, वहां से जो मार्केट चलेगी ना, सीधा खरीद खरीद सीधी लाइन में आपको 16,800 के आसपास के लेवल दिखेंगे। अब पहली रैली में हमेशा याद रखिए, अब आप देखोगे कि लास्ट वीक में जैसे मैंने वीडियो बनाया था, उसका टाइटल था आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट अप मूव। तो आप देखो ये वीक में एक्चुअली बहुत अच्छी मूवमेंट आई है निफ्टी में। अगर देखोगे आप तो 3% की मूवमेंट आई है, तो काफी अच्छी मूवमेंट है, लेकिन उतना बड़ा मोमेंटम आपके पोर्टफोलियो में नहीं आया होगा, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में जनरली मिड कैप और स्मॉल कैप होता है। मिड कैप और स्मॉल कैप हमेशा याद रखिए दूसरे हाफ में ही चलते हैं, पहले हाफ में हमेशा बड़े स्टॉक चलते हैं। अब नेक्स्ट वीक में ये जो अगर डिप आती है, जरूरी नहीं आए, आ भी सकती है, अगर आती है उसके बाद आप देखोगे कि आपके पोर्टफोलियो में फटाके फूटेंगे। जो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स है 5-5, 10-10, 15-20% चलने को बिल्कुल तैयार है, और ये कहानी दोस्तों नेक्स्ट वीक में हो जाएगी। अब यहां से हम डायरेक्ट ऊपर जाते हैं, एक डिप मार के जाते हैं, बस आपको ये वक्त बताएगा। 15,800 के वो लेवल हैं, जब तक उसके ऊपर है हम लोग कोई भी टेंशन नहीं है और ऊपर जाने को हम तैयार है। अब चार्ट के हिसाब से आप देखिए, ये एक्चुअली डाउ थ्योरी है कि ये एक हाई बना, दूसरा हाई उसके नीचे बना, तीसरा हाई उसके नीचे बना। हम लोग बेसिकली लोअर हाइस एंड लोअर लोज बनाते जा रहे हैं। तो डाउ थ्योरी के हिसाब से जब ये हाई कटेगा, मतलब 16,800 का जब हाई कटेगा, तो ये जो लोअर हाई लोअर लोज की जो सीरीज है, बेसिकली ये हायर हाइस एंड हायर लोज की सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ये हाई कटेगा तब चार्ट पे इंडिकेशन आ जाएंगे कि हमने अपनी फाइनल बॉटम लगा ली है। बट हमारी एनालिसिस के हिसाब से, मेरा तो यहीं से मानना हमारी बॉटम लग चुकी है। बट ये लेवल जब कट जाते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग काफी हद तक श्योर हो सकते हैं कि बॉटम लग चुकी है। बट मेरे ख्याल से बॉटम लग चुकी है। तो अब यहाँ से क्या है कि हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने के बाद जो नेक्स्ट लेवल है, अब यही लेवल एक्चुअली कंजेशन है, एक हम डिप मार सकते हैं, डिप मार के ऊपर चलेंगे। 16,800 के लेवल अगर हम काट लेते हैं तो फिर सब यूट्यूब पे, मीडिया पे, हर जगह आ जाएगा बॉटम लग गई, बॉटम लग गई। जबकि हमने इस चैनल पे कंफर्म किया है कि 15,300 400 के आसपास ही मैंने आके बोला था कि यहाँ पे बॉटम लग चुकी है। अगर आप भी जानते हो ये बात मैंने बोली है तो एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये लेवल की एनालिसिस दोस्तों आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सब टीवी न्यूज़पेपर मीडिया में अभी तक ये बोला जा रहा है 14,000 आएगा, 14,500 आ जाएगा, और लोगों को एक्चुअली डराया जा रहा है, इतना डराया जा रहा है ना कि लोगों को लेने नहीं दिया जा रहा। अब सोचिए कितना नुकसान हो रहा है लोगों का, क्योंकि सही एनालिसिस लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। जो मेरे साथ जुड़े हुए सब जानते हैं 15,400 500 पे हमने पूरा लोड कर लिया है, हमारे पास अभी कुछ बचा ही नहीं है लोड करने को। तो अगर आप भी आपको भी एनालिसिस मेरी पसंद आई है और आपने ऐसा कुछ किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब अगर हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, तो बैंक निफ्टी पे भी वही है, एक डिप अगर मार लेता है बैंक निफ्टी, करीब करीब मान लिए 34,500 से लेके 34,200 के बीच में, तो ये रेंज में अगेन एक बाय जोन बनेगा और बैंक निफ्टी भी यहां से खींचने को तैयार है। अब अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट देखते हैं, इस दौरान ग्लोबल मार्केट के पहले एक तो अच्छी न्यूज मेरे हाथ में लगी थी, वो ये है कि आप देख सकते हो जो एफआईज है और जो डीआईज है, एफआईज की जो सेलिंग है ना, धीरे धीरे इस मार्केट में अभी कम होती जा रही है। ये देख सकते हो आप, देखिए ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे के दिन यहाँ पे
1300 करोड़ की पॉजिटिव मतलब खरीदारी हुई है। वेडनेसडे के दिन देखिए आप, छोटा सा बिकवाली है लेकिन स्टिल इट इज गुड, नथिंग डजंट मैटर, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। प्लस आप देख सकते हो यहाँ पे खरीदारी हुई है फ्यूचर में, ऑप्शन में। इनफैक्ट थर्सडे के दिन 900 रुपए की भली बिकवाली हुई हो, लेकिन आप देख सकते हो इंडेक्स ऑप्शन में कितनी बड़ी खरीदारी हुई है। एंड फ्राइडे के दिन भी आप देख सकते हो फ्लैट है। मतलब बेसिकली ये जो एफआईएस की जो खरीदारी है, बिकवाली है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि हम लोग को एफआईएस की बहुत बड़ी खरीदारी की जरूरत नहीं है। हमारे पास खुद में इतना पैसा है और इतनी समझ है कि हम इस मार्केट को ऑल टाइम हाई की तरफ ले जा सकते हैं और बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। बस एफआईएस अगर अपना हाथ रोक ले बिकवाली से तो भी हमारे लिए काफी है, और थोड़ा धक्का मारे तब तो भाई काम ही खत्म है, ये मार्केट में आग लग जाएगी। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि होगा। जब एफआईएस अभी जो बेच रहे हैं ना, उनके पास ऑप्शन क्या है आप सोचिए ना। आप ये जो एफआईएस आज के दौर में इस मार्केट से निकल रहे हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है, कहां जाएंगे? यूएस में, जहां पे ऑलरेडी रिसेशन की खबरें चल रही है। रिसेशन वाली वीडियो में मैंने क्लियर बताया कि उनकी तो पूरी इकोनॉमी हिल चुकी है ना। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? उनको तो इंडिया में ही पैसा डालना है। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि स्लो हो चुकी है सेलिंग, और अब यहां से धीरे धीरे उनकी बाइंग आएगी। और जब एफआईएस आएंगे ना, तो जैसे उन्होंने सेल किया है, पैनिक सेलिंग जो बोलते हैं ना, हर लेवल पे बेचे, अब एफआईएस की पैनिक बाइंग आएगी, हर लेवल पे बाई करेंगे। लेना ही है ना, क्या करेंगे? उनको जब रियलाइज होगा कि भाई इतना बेचने के बाद भी इंडियन मार्केट को हम 10-15-20% से ज्यादा हिला नहीं पाए हैं और हम मार्केट ऊपर चलने लगेगी, तो क्या कर लेंगे? अब वो जब आएंगे तो आप समझिए कि इस मार्केट में क्या होने वाला है। एक और न्यूज जो मेरे पास आई है वो ये है कि ब्रिटिश इंटरनेशनल ने 2000 करोड़ की महिंद्रा एंड महिंद्रा में इन्वेस्टमेंट की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ब्रिटिश इंटरनेशनल ने 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। देखिए आप, गोरे आ ही रहे इंडियन मार्केट में। अब हमारे को ऐसा है कि यार मुझे रोज क्वेरी आती है, सर एमएनएम ले क्या, अशोक लेलैंड ले क्या, बजाज ऑटो ले क्या। आप समझिए एक गोरा 2000 करोड़ रुपए इंडिया में डाल रहा है, ठीक है? तो आप सोचिए कि कितना उसको, बाहर वालों को कितना ग्रोथ का प्रोस्पेक्टस लग रहा है हमारे देश में, और सिर्फ हम और आप बैठे हैं जो देश पे शक कर रहे हैं क्या हमारे देश में तरक्की होगी, क्या हम ऊपर जाएंगे क्या। तो भाई ये सब सोचना बंद कीजिए। अच्छे स्टॉक्स को इतने अच्छे लेवल पे अवेलेबल है ना, लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्कुल ले सकते हो। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही सही जगह पे अभी एकदम परफेक्ट पोजीशन पे है, जहां पे सब कुछ होना है। मैन्युफैक्चरिंग भी है, ग्रोथ भी है, कंजम्पशन भी है। बाकी पूरे वर्ल्ड की तो बैंड बजी पड़ी है। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, रिसेशन वाले वीडियो में बताया था कि अगर क्रूड ऑयल अगर कंट्रोल में आ जाता है ना, तो हमारी सब प्रॉब्लम सॉल्व है ना। क्योंकि क्रूड ऑयल इंडिया बहुत ज्यादा लेवल पे इंपोर्ट करता है। जब क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है तो जो भी चीजों में क्रूड ऑयल एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। अब पेट्रोल प्राइस की अगर प्राइस बढ़ गई तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया तो हर चीज महंगी हो जाती है। तो इसका क्लियर मतलब है कि अगर आप समझिए कि क्रूड ऑयल का प्राइस अगर कम हो जाता है, जो कि इंडिया इंपोर्ट करता है, हमारी सब मसले सॉल्व है। हम लोग को ज्यादा ग्लोबल रिसेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और नितिन गडकरी साहब का एक बयान आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आने वाले 5 सालों में हम पेट्रोल डीजल से फ्री हो जाएंगे। इसका मतलब है कि नितिन गडकरी साहब ये बोल रहे हैं कि हम लोग आने वाले 4-5 सालों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों से फ्री हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इथेनॉल, हाइड्रोजन, ये सब पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। हालांकि बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट है, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी हम फ्री होने वाले हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो जब चीजें उस जगह पे बढ़ रही हैं, और अगर वैसे होती हुई दिख रही है, 5 साल में भले ही ना हो, थोड़े और साल में हो, तो आप समझिए अगर क्रूड ऑयल से हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है तो क्या लेवल का, यहाँ पे आपको नॉलेज, क्या लेवल का प्रॉफिट बन सकता है और क्या लेवल का देश ये तरक्की कर सकता है। अब चलते हैं दोस्तों, वापस से चार्ट पे आ जाते हैं और आप देखेंगे कि बाहर वाले इंडाइसेस में क्या हुआ था। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक में मैंने क्लियर बोला था कि जो 2 सेक्टर हैं जिसपे आपको ध्यान देना है, और इनफैक्ट पूरे जुलाई में 2 सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपका है ऑटो एंड एफएमसीजी। तो एफएमसीजी में आप देखिए कि करीब करीब लास्ट वीक में 5.5% की मूवमेंट आई हुई है एफएमसीजी में। और ऑटो में भी अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक में करीब करीब 3.5% की बढ़त हुई है। तो दोनों सेक्टर बहुत अच्छे चले हुए। इनफैक्ट आप देख सकते हैं ऑटो सेक्टर तो एक ब्रेकआउट देने की तैयारी पे भी है, बट लास्ट वीक में इतना अच्छा चला है तो हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज रहे, प्रॉफिट बुकिंग आए ये वीक में। बट बाकी सेक्टर्स भी अगर आप देखोगे ना, आईटी है, ये देखिए कि इसमें इतनी गिरावट आ गई है। आईटी भी एक बाउंस लेने के लिए यहाँ से तैयार हो चुका है, एक अच्छा खासा बेस बिल्डिंग दिख रही है। आरएसआई में डाइवर्जेंस है, तो आईटी सेक्टर अभी बढ़िया लगता है। मेटल सेक्टर तो मुझे ऐसा लगता है कि मेटल सेक्टर का बॉटम लग चुका है। इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम पे बोला भी था कि नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम में मैंने खुद पर्सनली 68-69 पे एवरेज किया, मुझे नहीं लगता 67 के नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो मेटल सेक्टर भी एक अच्छा सा यहाँ पे बॉटम बेस बनाते दिखता है। बहुत टाइम से हमने फार्मा को छोड़ा हुआ है, अगस्त 2021 से ही हमने फार्मा से हम लोग दूर है। और मैंने बोला है कि फार्मा तो गया, बट फार्मा के स्टॉक्स भी ऐसे लग रहे हैं ना कि एक बाउंस लेने के लिए फार्मा सेक्टर भी पूरी तरीके से तैयार हो रहा है।
तो बेसिकली जो नेक्स्ट वीक में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी सेक्टर्स हैं जिनमें बाउंस आने को तैयार है, आईटी हो गया, मेटल हो गया, फार्मा हो गया, ये अभी यहाँ से बाउंस लेंगे। हो सकता है एफएमसीजी और ऑटो थोड़ा सा रुक जाए क्योंकि उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो, बट ओवरऑल अगर थोड़ा सा एक महीने का न्यूज देते हो तो ऑटो एंड एफएमसीजी फिलहाल अच्छे दिखते हैं, इनफैक्ट सभी अच्छा दिखता है। ये लेवल पे मुझे मार्केट में एक्चुअली सभी अच्छा दिखता है। आप समझिए स्टॉक्स ऑलरेडी अपने हाई से 40-50% डाउन है, आपके कंपनियां बंद करा दोगे क्या? जो लोग 14,000 की बात करते हैं, 14,500 की बात करते हैं, अब आईटी के जो स्टॉक्स हैं, जैसे आप देख लो एलएनटी के जो सब्सिडरीज कंपनीज है, एलटीआई, एलटीटीएस, है ना, माइंडट्री, उसके बाद ये सब, ये कंपनियां ऑलरेडी इतनी अच्छी कंपनियां ऑलरेडी 40-50% अपने हाई से गिरे हुए हैं। अब आप 14,000 ले जाके क्या कर, मतलब बंद ही करा दोगे क्या निफ्टी को? ये यही होता है कि शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा पैसिमिज्म हो जाता है ना, इतना ज्यादा लोग ओवर थिंकिंग कर लेते हैं ना, उनको लगता है खत्म होगी दुनिया। बट ऐसे में ही नए रास्ते निकलते हैं। मैंने लास्ट वीक में कहीं बोला भी था कि यार देखो इतना पैसिमिज्म है, रशिया यूक्रेन का वॉर है, एफआई सेलिंग है, इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, अरे ये सब है भाई, इसलिए तो निफ्टी 15,000 पे है, 16,000 पे है। अगर ये नहीं होता तब तो निफ्टी भी 20,000 पे होती, 21,000 पे होती, है ना। तो ऐसे में ही बॉटम बनते हैं आपके। और जब सब ठीक होता है 18,600 के आसपास, को सोच रहा था क्या कुछ कुछ खराब था वहां पे? नहीं, वहां पे मार्केट ने टॉप लगा लिया। अब ये जो रिसेशन की, इन्फ्लेशन की न्यूज है, आप सोचिए 15-16,000 के आसपास ये न्यूज आ रही है, और मार्केट ने ऑलरेडी इसको एंटिसिपेट किया था, और ऑलरेडी 18,600 से ऑलरेडी हम 20% नीचे हैं। इनफैक्ट स्टॉक्स में तो 40-50% नीचे है। तो मार्केट का यही नेचर होता है, मार्केट सब चीजों को बहुत एडवांस में डिस्काउंट कर लेती है, कम से कम 5-6 महीना पहले डिस्काउंट कर लेती है। अब जब बुरी न्यूज आ रही है तो बॉटम लगनी ही है। 18,600 पे थोड़ी ना पता था कितनी बड़ी गिरावट आएगी, है ना, क्योंकि वहां पे मार्केट को सेंस हो रहा था कि ये सब चीजें आने वाली है फ्यूचर में चल के। जो अमेरिका में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि इन्होंने जो इतना सारा पैसा प्रिंट किया है, वो पैसा अपना असर दिखाएगा और मार्केट में प्रॉब्लम होगी, मार्केट को ऑलरेडी मालूम थी, इसलिए तो मार्केट गिरी। और ये लेवल पे मार्केट अपना बॉटम लगा लिए। अब जो सोच रहे 14,000 आएगा, 14,500, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, छूट जाओगे आप, पीछे छूट जाओगे, मेरा तो ऐसा मानना है। अब जल्दी से दोस्तों अगर आप देखोगे, बाकी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक की मैंने बता दी कि नेक्स्ट वीक में अभी कमिंग वीक में आपके पोर्टफोलियो में मजा आने वाला है। अगर आप बाहर के इंडाइसेस देखोगे, डाउ जोन्स, आप देख सकते हो एक बहुत अच्छी बेस बिल्डिंग यहाँ पे दिख रही है मेरे को, सेम स्टोरी। आप यूएस के जो भी इंडाइसेस है वो आप देख सकते हो, ये देखिए रसल में एंड नैस्डैक में, सब में यही प्रॉब्लम है। हाँ, एक और चीज अगर आप जानना चाहते हो कि अगर यूएस में रिसेशन आता है तब भी हमारे पास ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब हम चलते रहेंगे भले यूएस ना चले। अगर आप जानना चाहते हो ऐसा क्यों, तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, इस पे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डिटेल में वीडियो में लाऊंगा। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 8-10 साल में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे और यूएस मार्केट नहीं अच्छा करेगी, ये मेरा मानना है। और इसके पीछे एनालिसिस भी है। अगर आप जानना चाहते हो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं जरूर उसके लिए वीडियो लेके आऊंगा। बाकी यहाँ पे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बाउंस लेने को तैयार है। अगर नहीं भी लेते लोग तो भी हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऊपर जाने को तैयार है। जो अगर आप देखोगे यूरोपियन मार्केट भी ठीक ठाक है। ये जो डॉलर है ये एक्चुअली बढ़ता ही जा रहा है, इसका वीक होना हमारे लिए जरूरी है, बट एज ऑफ नाउ बढ़ रहा है तो ठीक है, देखा जाएगा। अब ये जब बढ़ता है तो रुपी भी आपका वीक हो जाता है, उसके लिए डिटेल में वीडियो मैंने बनाया था लास्ट वीक में, वो भी आप देख लीजिए कि डॉलर और रुपी का क्या रिलेशन है। उसके बाद अगर आप कमोडिटीज में देखोगे तो फिलहाल तो कुछ मुझे खास, गोल्ड में, सिल्वर में फिलहाल तो कुछ खास ट्रेंड कोई बहुत बड़ा दिख नहीं रहा है, उसको आगे देखेंगे। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेरी जो मेन नजर होती है ना, वो होती है एक्चुअली विक्स पे। आप देखिए विक्स बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब है डर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। जब विक्स बढ़ता है ना तो मार्केट में गिरावट आती है, डर बहुत हद तक खत्म हो चुका है हमारे मार्केट में भी। और आप देख सकते हो कि यूएस के मार्केट में भी मुझे लगता है कि विक्स में बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम नहीं है, विक्स गिर रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब देखिए ये क्रूड ऑयल का सीन है। ये क्रूड ऑयल एक्चुअली 2 दिन आप देखो, ट्यूसडे और वेंसडे गिरा था, और उसके बाद 2 दिन इसने बाउंस लिया, $95 $96 के आसपास आ गया था। एक्चुअली ये जो यूएस है ना, वो इतना फंस चुका है ना, उसको पता ही नहीं चल रहा क्या करे, किस तरीके से बाहर निकले। अब पता नहीं वो सोच क्या रहे हैं, ये जो बाइडेन साहब का समझ नहीं आता वो क्या करना चाह रहे हैं। अब देखिए क्रूड ऑयल, जब एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन है, अब इन्फ्लेशन कब कम होगी? इन्फ्लेशन तभी कब होगी जब क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो जाएगा, है ना। जब क्रूड ऑयल का प्राइस कम होगा तो महंगाई कम होगी, सिंपल बात है, क्योंकि हर चीज उससे ही बनती है। और एक तरफ ये भाई साहब ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया कि ईरान पे, अभी क्रूड ऑयल पे सैंक्शन लगा दिया ईरान के, अब उसके चक्कर में सप्लाई कम हो गई, सैंक्शन लग गया तो फिर क्रूड ऑयल बढ़ गया। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा लोग करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इनके इतने मसले हो चुके हैं ना, उलझ चुके हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सब। हमारी तरफ उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हम लोग बहुत अच्छी जगह पे हैं बाउंस लेने के लिए भी। और दैट्स इट। तो ये कंप्लीट एनालिसिस थी, लेवल्स भी बताएं, वीडियो भी लंबा हो गया, थोड़ा सा डिटेल में उसको देखिए, वापस से देखिए, मेरे ख्याल से आपको काफी चीजें समझ आ जाएगी। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो मतलब आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला है। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर दबाइए, बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके दोस्तों को भी इससे बेनिफिट हो सकता है। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों जरूरी है, सही नॉलेज लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। अभी भी लोग 14-14.5 हजार देख रहे हैं, अभी भी लोग मंदी में हैं, जबकि हालांकि उनके सही इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचना जरूरी है। और अगर आप हमारे थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो मेरी गाइडेंस के थ्रू, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां पे साइन अप कीजिए, अपने डिटेल्स फिल कीजिए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरे से पर्सनल आपको एक कॉल सेशन मिलेगा, जिसमें हम लोग डिटेल में आपके रिक्वायरमेंट समझेंगे और उसके बाद आपका एक प्लान करेंगे। इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इस तरीके एनालिसिस सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसे आप डाउनलोड कीजिए, हमारे कोर्स में एनरोल कीजिए। वहां पे डिटेल में हम सिखाते हैं कि किस तरीके से अच्छी ऐसी एनालिसिस की जाती है, जिससे आप सीख समझ के इस मार्केट में अपनी किस्मत बना सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और कल ईद है, तो मेरी तरफ से जो भी भाई मुसलमान भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। मुझे भी कमेंट में ईद मुबारक जरूर बोलिए। थैंक यू।